अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले और आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। आज इसके आगे हम लोग दो सब टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। एक है हमारे पास इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का ये आज हम लोग हाफ स्टडी करेंगे और हाफ हम लोग लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो ऑलरेडी आप 7 क्लास में भी 6-7 में भी ऑलरेडी आप पढ़ते होंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। अच्छा, क्लोरोफिल की प्रेजेंस इसलिए कि क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिधर असल में ये मेन साइट होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर होती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस होती है ग्लूकोज की। और ग्लूकोज की सिंथेसिस कैसे होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक ऑक्सीजन भी हमारे पास बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। अब बाय प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज कि कोई भी रिएक्शन होता है, हमें उसका कोई प्रोडक्ट चाहिए। जिस तरह यही रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है रिएक्ट कर रहे हैं और हमें प्रोडक्ट चाहिए ग्लूकोज। ठीक है, प्लांट की बॉडी को सपोज के ग्लूकोज का प्रोडक्ट चाहिए। अब ये रिएक्शन जब अकर हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बने, उसके साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी तो बन सकते हैं ना। वो तो चलो ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। वो जो एडिशनल हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं जो पर्टिकुलर बॉडी को उस टाइम सपोज नहीं चाहिए, ऑल्दो कि वो हमारे पास दूसरे मैकेनिज्म्स में यूज़ हो जाती है। जिस तरह ऑक्सीजन है, इस रिएक्शन में हमें क्या चाहिए था? इसमें हमें सिर्फ ग्लूकोज चाहिए था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एडिशनल प्रोडक्ट कौन सा बना? ऑक्सीजन। ये जो एडिशनल प्रोडक्ट बना है, ऑल्दो कि इस कैटेगरी में हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए थी, लेकिन ये ऑक्सीजन क्या होगी? किसी और रिएक्शन में यूज़ हो जाएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसलिए ये हमारे पास क्या है? बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया। ये एक तो हमारा जो अपना जो मेन एम था प्रोडक्ट का वो तो सिंथेसाइज हो गया, लेकिन उसके साथ साथ एक और बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो गया। और ये डिफरेंट रिएक्शंस में डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब होप सो आपको समझ आ गई होगी कि बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म हम लोगों ने डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। एनाबॉलिज्म क्या होता है? जिसमें सिंपलर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं और एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं और लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, तो ही लार्जर मॉलिक्यूल बनेगा। सिमिलरली कैटाबॉलिज्म में क्या होता था कि लार्जर मॉलिक्यूल था वो टूटता था, ब्रेक डाउन होती थी उसकी और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते थे और इसमें हमारे पास एनर्जी रिलीज होती थी। लेकिन फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोएनर्जेटिक्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे है क्योंकि नियरली जितनी भी लाइफ है वो इस पर डिपेंड कर रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि अकर होता है प्लांट्स में। अगर इसकी सिंपल इक्वेशन की बात करें तो किस तरह से आएगी? सबसे पहले हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और हमारे पास लाइट एनर्जी की प्रेजेंस पे क्लोरोफिल के अंदर क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। ये जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 3,6H12O6 जो कि ग्लूकोज है ये प्रोड्यूस होगा। साथ में 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे ऑक्सीजन के एज अ बाय प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी हमारे पास रिलीज होंगे। ठीक है, अब 6 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 12 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स की ये जो बैलेंसिंग वगैरह ये आप लोग केमिस्ट्री में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, मैं नहीं आपको बता रही। वरना तो इस तरह से होता है कि ये इस राइट साइड पे भी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, लेफ्ट साइड में भी करना होता है। दोनों की एक तरफ इक्वल हमारे पास मॉलिक्यूल्स जब बाइंड करते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लेंथी सा टॉपिक है, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन हो गई है फोटोसिंथेसिस की।
अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये रिएक्ट कर रहे हैं और ग्लूकोज बना रहे हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से आ रहे हैं, अब हम ये देखते हैं। तो इस रिएक्शन में हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये क्या है, रॉ मटेरियल्स है इस प्रोसेस के, क्योंकि इन्होंने ही तो कंबाइन करना है और क्या बनाना है, मेन प्रोडक्ट जो कि हमारा है ग्लूकोज। अच्छा, प्लांट्स ने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, लेना है, पहले तो टेक करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा डिफरेंट मैकेनिज्म्स के साथ। अब ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वाटर हम वो कहाँ से लेगा। प्लांट्स वाटर लेते हैं और सॉइल से, सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब प्लांट्स की जो रूट्स और रूट हेयर्स जो होते हैं, रूट्स के एक तो ये है ना, प्लांट्स की रूट्स होती हैं, रूट्स के आगे कुछ रूट हेयर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट्स और रूट हेयर्स होते हैं, इधर से क्या करेगा, ये जो प्लांट की रूट्स होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, जो कि सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है, ये इनको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और ये किस तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, ऑस्मोसिस से करेंगे। रिकॉल करें ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस वो वाला प्रोसेस होता है कि जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इस तरह से क्या होगी कि वाटर हमारे पास रूट्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब रूट्स और रूट हेयर्स के अंदर तो चले गए, अब लीव्स तक कैसे जाएगा, लीव्स तक जाएगा जाइलम वेसल से, जो जाइलम के अंदर ट्यूब्स होती है उससे ये हमारे पास क्या करेगा, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा लीव्स की तरफ, ठीक है। ये भी हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जाइलम वेसल्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट करती है। और जाइलम क्या होती है, जो कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है, और फ्लोएम क्या होती है, जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है। अच्छा, वाटर का तो अब हमें आइडिया हो गया कि लीफ में किस तरह से पहुंचेगा। अब हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से आती है। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर देखें तो एयर के अंदर ऑलरेडी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। एयर क्या करेगी, लीफ के अंदर जाएगी, किस तरह जाएगी, टाइनी पोर से, जो कि क्या है, स्टोमेटा से। स्टोमेटा भी ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उन स्टोमेटा से हमारे पास क्या करेगी, एयर जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगी। जब वो अंदर जाएगी तो फिर वो एयर स्पेसेस जो कि प्रेजेंट होती है मेसोफिल सेल्स के इर्द गिर्द, वहाँ पे जाके डिफ्यूज हो जाएगी एयर या कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये किस तरह से हो रहा है, सबसे पहले एयर है, ठीक है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, अंदर जाएगी, किस तरह जाएगी, स्टोमेटा से। स्टोमेटा से अंदर जाने के बाद ये मेसोफिल सेल्स के इर्द गिर्द स्पेसेस प्रेजेंट होती है, वहाँ पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं, जो कि एपिडर्मल सेल्स के दरमियान में जो लेयर होती है सेल्स की, उसको मेसोफिल सेल्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या हुई, इनटेक हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की भी और वाटर की भी। अब आते हैं हम लोग मैकेनिज्म की तरफ। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म किस तरह से होता है। फोटोसिंथेसिस हमारे पास दो फेजेस में आकर होती है, एक होता है लाइट रिएक्शंस जिसे हम कहते हैं, और एक कहते हैं हम लोग डार्क रिएक्शंस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस हम लोग सोचते हैं कि लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में होती है, तो सिर्फ दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस होती है, ऐसा नहीं होता। फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम भी होती है, रात के टाइम भी होती है। अब हम देखते हैं किस तरह होती है। फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस होते हैं। सबसे पहले फेज में क्या होता है, लाइट एनर्जी प्रेजेंट है, लाइट एनर्जी अंदर कैप्चर होगी और वो क्या बनाएगी, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जिसे हम लोग ATP कहते हैं या NADPH है, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये हमारे पास क्या है, NADPH है, ठीक है। अच्छा, लाइट एनर्जी हमारे पास लीव्स के अंदर जब कैप्चर होगी, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ATP जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। और NADPH क्या है, निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इसको कहते हैं, ठीक है।
ये भी हमारे पास एनर्जी का सोर्स होता है। ये दोनों मेजर हमारे पास एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो अंदर जाके ये हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जब बन जाएंगे, इन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शंस। और ये वाले रिएक्शंस जो है वो कहाँ पे अकर होती हैं? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स में, जो क्लोरोप्लास्ट के होते हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा से वैसे रफली डायग्राम बना दी है, जो कि ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम मैंने आपको रिकॉल करने के लिए बना दी है कि ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, अंदर हमारे पास ये ग्रैनम्स बने होते हैं। और ग्रैनम जो पूरा स्टैक होता है किसका होता है? थाइलेकोइड्स का होता है। थाइलेकोइड्स हमारे पास एक एक प्रेजेंट होती है, उस पूरे स्टैक को हम लोग ग्रैनम कहते हैं। तो थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होती है? लाइट रिएक्शंस अकर होती हैं, ठीक है। और ये बाहर वाला जो एरिया होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा, जिसमें हमारे पास डार्क रिएक्शंस अकर होते हैं। अब डार्क रिएक्शंस कौन से होते हैं? सेकेंड फेज हमारे पास आता है फोटोसिंथेसिस का, जिसे डार्क रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा, लाइट रिएक्शंस पे अभी हम लोगों ने देखा है कि लाइट एनर्जी कैप्चर हुई है और हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने हैं, ठीक है। अभी ग्लूकोज नहीं बना, सिर्फ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने हैं। अब सेकेंड फेज आएगा। सेकेंड फेज में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि उसके रिडक्शन हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर गेन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, गेन होगी हाइड्रोजन एटम की। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी तो वो ग्लूकोज बनाएगा। ये हमारे पास होता है सेकेंड फेज। और इस फेज में क्योंकि लाइट एनर्जी तो अब आ नहीं रही, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी वहाँ से आएगी जो हमारे पास डे के टाइम में जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने थे एटीपी NADPH, उधर से हमारे पास एनर्जी रात के टाइम यूज होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लाइट एनर्जी डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली कर रहे हैं ना। हाई एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स है उनसे हम लोग एनर्जी ले रहे हैं, इसी वजह से इन रिएक्शंस को कहते हैं डार्क रिएक्शंस। यहाँ पे ओवरव्यू देने के लिए एक डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये लाइट है, लाइट एनर्जी आई, ठीक है। लाइट रिएक्शंस यहाँ पे अगर उन्हें वाटर अंदर जाएगा, इनटेक होगा, और फिर हमारे पास ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। ये कहाँ पे अकर होते हैं? थाइलेकोइड्स में। यहाँ से हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे ATP और NADPH। जब होगी रात में क्या होगा? डार्क रिएक्शंस होंगे। ये वाले जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये यूज करेंगे इसकी एनर्जी को, और जब ये इसकी एनर्जी को यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है तो इसकी होगी रिडक्शन। जब रिडक्शन होगी तो इधर से हमारे पास ATP एनर्जी जो और NADPH जो एनर्जी यूज हुई है वो तो यूज हो गई है ना, तो उसका एक एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन हो रही है ना, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन भी हो जाएगी और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है ये टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास NADP प्लस बन जाएगा और ये ATP और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और बाद में फर्दर वो लाइट रिएक्शन में नेक्स्ट डे यूज हो जाएगा। रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास उसकी रिडक्शन हो रही है, तो क्या बना देगा? ग्लूकोज, शुगर बनाएगी, ठीक है। और ये कहाँ पे अकर हो रही है? ये स्ट्रोमा में अकर होती है। तो आज हमारे टॉपिक बस इतना ही था, मैं अब आपको बुक से बताती हूँ। यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट किया फोटोसिंथेसिस का, और फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जेटिक्स के लिहाज से। अच्छा, सिंपल इक्वेशन भी आपने साथ में लिखनी होगी। पेपर में अगर जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा फोटोसिंथेसिस का तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी और साथ में ये इक्वेशन लाजमी लिखनी है, ठीक है। When cells use energy to build ATP from ADP or ADP from AMP, they are really storing energy as we put money in a bank. तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब भी एडिनोसिन मोनोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट से एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट या एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बनता है, तो उसमें हमारे पास एनर्जी इतनी स्टोर होती है जैसे हम लोग बैंक के अंदर मनी डालते हैं। ये सिंपल उसकी रिजेम्बलेंस बताई हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के रॉ मटेरियल्स है ये कहाँ से आते हैं, किस तरह ट्रांसपोर्टेशन होती है? वाटर की जाइलम वेसल से होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एयर के जरिए होती है। एंटर कहाँ से होंगे? स्टोमेटा से, ठीक है। ये बस आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कीजिएगा।
ऑस्मोसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो मैकेनिज्म है, आज सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया कि हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं हमारे पास लाइट रिएक्शंस, एक होते हैं हमारे पास डार्क रिएक्शंस, ठीक है, जो कि स्ट्रोमा में होते हैं और वो कहाँ पे अगर होते हैं, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स में होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। यहाँ से ये जो मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लाजमी याद करना है। ठीक है, ये डायग्राम भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। स्टोमेटा कवर ओनली 1 to 2% ऑफ द लीफ सरफेस बट दे अलाउ मच एयर टू पास थ्रू देम। स्टोमेटा सिर्फ 1 to 2% ही लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब इतना सा उसका एरिया होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर वो पास कर सकते हैं अपने अंदर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस सॉरी एमसीक्यूज होते हैं, ये जो अलग से नोट्स दिए होते हैं। ठीक है, नोट दिया होता है। यहाँ से अब लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस की डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट्स में पूछें। नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो है कि प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पर जाएं। अगर कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।